में एक चौक लूँ और उसको घिसते रहूँ, घिसते रहूँ, घिसते रहूँ, तो घिसते, घिसते, घिसते उसका जो सबसे आखिरी का जो सबसे आखिरी पार्टिकल जो बचेगा, जिसे मैं फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकता, वो ही क्या कहलाएगा? एटम्स कहलाएगा। E इज नॉट इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसमें इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के ही ट्रांजैक्शन से, ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन्स की ही हेरा-फेरी से जो है चार्ज एक्वायर होते हैं किसी भी वस्तु में। अपन हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 03 हमारी 12th फिजिक्स का, और चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट किया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस उस ही इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से, वो अपन इसमें आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में। तो क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि साहब एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। लगभग संसार का हर पदार्थ ही, जिसे पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था शायद लेक्चर नंबर 1 में कि आप अगर कैटेगराइज्ड करने भी अगर बैठोगे तो आपको पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज मोटे तौर पर निकल करके सामने आएगी। और ठीक है, तो और वो दोनों क्या होगी, वो होगी सर या तो कोई भी चीज मैटर रही होगी या मैटर की कैटेगरी में आ जाएगी, या कोई भी चीज जो है वो आपके एनर्जी की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी हर किसी भी चीज को आप यूनिवर्स में मौजूद हर प्रकार की किसी भी तरह की चीज को आप इन ही दोनों में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो मैटर रही होगी या वो एनर्जी रही होगी। मैटर की डेफिनेशन अपन क्लास 8th 9th में पढ़ते हैं कि सर वो चीज जिसे हम टच फील कर सके, द सब्सटेंस विच हैज ओन, जिसका खुद का मास होता है, इट्स ओन मास एंड वॉल्यूम, जिसका खुद का मास और वॉल्यूम होता है, और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई, एक तरीके से कह सकते हो कि अगर हवा को अगर आप माने तो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन उसे अपन टच फील नहीं कर सकते। ठीक है, फील तो कर सकते हैं, शायद हो सके कि टच नहीं कर सकते। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप समझो कि भाई एनर्जी क्या है, जैसे कि तार में करंट बह रही है, वो अपने आप में एक एनर्जी है। हमें जो हवा महसूस होती है वो भी अपने आप में एक एनर्जी। एनर्जाइज मतलब जिसे आप इंग्लिश में आप पढ़ते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा कह सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते थे ना, वो लगभग लगभग वैसा सा ही कुछ जो है वो एनर्जी की कैटेगरी में आ सकता है। तो इस यही दो चीजें होते हैं, और आइंस्टीन साहब ने 1905 में जो है इन्हीं दोनों को आपस में कोरिलेट करके फेमस हुए थे सबसे ज्यादा उस समय के दौरान। और उन्होंने उस समय के अखबार में एक जो है जो फॉर्मूला आया था उनका निकल करके बड़ा फेमस वो आया था ये, जिसको आज आप बड़े जो है बड़े लेवल पर, यानी कि बहुत जगह पर इस नाम से सुनते हैं। और एक साउथ के टीचर है वो तो इसको इस उन पे तो एक शायद एक मीम वगैरह भी वायरल हुई थी कि ई इज नॉट इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। खैर, मजाक की बात है। तो उन्होंने बताया था बेसिकली कि एनर्जी और मास जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये दोनों भी अलग अलग नहीं है, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। किस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से कनेक्टेड है ये दोनों। खैर, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हर सब्सटेंस जो है वो जो है या तो वो मैटर में आएगा या एनर्जी में आएगा, और हर सब्सटेंस जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस पर ज्यादा नहीं जाना है, ये एक बाद की चीज है, अपन को धीरे धीरे बाद में अपन जब उस चैप्टर में आ जाएंगे, एटम्स वाले चैप्टर में, तब अपन इसको और डिटेल से अच्छे से जानेंगे। ठीक है, एटम्स वाले में आता है, एटम्स या डुअल नेचर वाले में जो है इसकी अच्छी खासी जो है चीजें समझ में आती है। फिर अपन को फॉर्मूला भी आ जाता है ये वाला आपको आपके इसमें सिलेबस में क्लास 12 के। खैर, ठीक है, तो उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ये सारी चीजें भी आपको पता है कि ये चीज आपको बचपन से आपको एग्जाम्पल भी देते हैं। और एंड पहले आगे पढ़ लेते हैं कि एंड द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। और ये मॉलिक्यूल्स भी बहुत ही छोटे, उससे भी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अपन एटम्स यानी कि परमाणु कहते हैं।
एट नाइन्थ में आप जब एटम्स फर्स्ट टाइम आपके जो है सिलेबस में आता है, तब टीचर्स अक्सर बताते हैं कि अगर मैं एक चौक लूँ और उसको घिसते रहूँ घिसते रहूँ घिसते रहूँ, तो घिसते 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 उसका जो सबसे आखिरी का जो सबसे एक आखिरी पार्टिकल जो बचेगा, जिसे मैं फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकता, वो ही क्या कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा, यानी कि लास्ट स्टेज। ऐसा अक्सर एग्जाम्पल दिया करते हैं। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है। फिर अगर एटम के अंदर और अपन अगर अंदर जाए, तो उसमें अपन देखते हैं कि सब होल मास ऑफ एटम इज सेंटर्ड या लोकेटेड इन इट्स सेंटर। ये भी आपने 9th 10th में पढ़ रखा है कि अपने पास एटम है और इस एटम जो है वो बाकी जगह से पूरा खाली होता है, और इसका जो पूरा मास है वो सिर्फ इसके सेंटर पे मौजूद होता है। ठीक है, ये तो शायद जे जे थॉमसन ने ही बता दिया था, जे जे थॉमसन ने तो नहीं, ये रदरफोर्ड ने बताया था। आपने पढ़ा होगा 9th 10th की साइंस में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उसमें ये आता है। तो इसका जो पूरा मास होता है वो सिर्फ इसके छोटे से पार्टनर जो कि इसके सेंटर पे मौजूद होता है, उसमें इसका सेंटर्ड होता है, लोकेटेड होता है इसका पूरा मास, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन शाबाश जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये बाकी जगह जो होता है वो एम्प्टी रहती है। प्लम पुडिंग मॉडल आता है जे जे थॉमसन का, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ये भी आपने लगभग पढ़ रखा है कि इसी न्यूक्लियस में दो चीजें और मौजूद होती है, जिसे अपन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर मौजूद होता है। और चलो मैं आपका एक एटम का एक डायग्राम बना ही देता हूँ अच्छा सा, और आप बना भी लेना उसको ना। ये सब तो मत लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन इस एटम का जो डायग्राम है वो आप जरूर लिख लेना या बना लेना, ड्रॉ कर लेना इस ही पॉइंट के नीचे। इस ही पॉइंट के नीचे आपको ये बनाना है, ठीक है, याद से बना लेना। देखो ये है अपने पास एक एटम, और इसके यहां पर इसके सेंटर पे एक मौजूद होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है सर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो संख्या की बात अलग है कि अलग अलग एलिमेंट में, जो आप पीरियोडिक टेबल आपको पता होगी, पीरियोडिक टेबल होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, आपकी ऐसे करके ऐसे दिखती है वो कुछ, उसमें ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, करीब 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ऐसे हर अलग प्रकार के एक एलिमेंट के लिए एक अलग एटम जो होता है, उसका एक अलग एटम होता है, और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या वो अलग अलग होती है। मैं आपको जस्ट शो करने के लिए बताया हूँ कि न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, इस प्रकार ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है प्रोटॉन्स और ये है आपके पास न्यूट्रॉन्स, और ये क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। और ये दोनों नहीं घूमते, ये सिर्फ इसी के अंदर मौजूद होते हैं, इसका पूरा मास इसी में मौजूद होता है। ये क्या है, अपने पास एक एटम है। आगे क्या कह रहा है कि while electrons are revolve in the circular orbits outside the nucleus in an atom, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसके आगे का पॉइंट लिखता हूं मैं, आप नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कि सब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए जब उनका सिंबल लिखते हैं अपन, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन लिख करके और ऊपर माइनस लगाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वाइल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इसलिए इसको पी लिख करके, पी फॉर प्रोटॉन्स लिख करके ऊपर प्लस लगाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, सिंपल सा कंसेप्ट। एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज कितना है, जीरो है, इसलिए जीरो चार्ज है, चार्ज कुछ भी नहीं है, इसलिए एन के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, जीरो। ये टेबल है जो बेसिकली अपने पूरी थ्रू आउट द क्लास 12th की पूरी फिजिक्स में लगभग सभी जो है, लगभग हर चैप्टर में ही काम में आ जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने बस जस्ट ये बना दी, आप बना के रखो, कहीं पर भी कैसे भी जो है न्यूमेरिकल्स में किसी भी रूप में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए आपको ये चीज पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के तौर पर, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ई माइनस उसको शो करते हैं, उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और उस पर जो चार्ज होता है वो होता है इतना, नेगेटिव ऑफ 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलाम। C4 क्या है यहाँ पे, कूलाम। मैंने आपको बताया था चार्ज की यूनिट क्या होती है लास्ट लेक्चर में,
लास्ट लेक्चर का जो है वीडियो ना मिले तो लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कूलाम होता है वो, ठीक है, इन कूलाम चार्ज जो है वो किसमें है, इन कूलाम में, और नेगेटिव है इसलिए ई माइनस। प्रोटॉन पी प्लस है, मास उस पर होता है 1.674 टाइम्स 10⁻27 किलोग्राम, और उस पर चार्ज होता है वो इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बट प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन पर तो इतना ही होता है लेकिन माइनस में, लेकिन प्रोटॉन पर ठीक इसी के बराबर होता है, लेकिन बस नेचर अपोजिट है, पोलैरिटी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अलग है, बस प्लस में एक माइनस। न्यूट्रॉन पे जीरो होता है इसलिए एन जीरो, और उसका मास होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है, बस इससे ज्यादा अंतर नहीं होता, और चार्ज उस पर कुछ भी नहीं होता इसलिए जीरो। ये टेबल है, आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के पर्पस के। फिर इसके बाद क्या कह रहा है सर ये कि सब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन एन एटम। याद रखना किसी भी एटम में, किसी भी एक एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की ही संख्या जो होती है, नंबर, वो कितनी कैसी होती है, इक्वल होती है। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन्स मौजूद है तो उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। सर ऐसा क्यों होता है, आगे पढ़ो। दैट्स वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए ही एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक एटम पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, अगर किसी एटम पर चार्ज आ रहा है तो अब उसे एटम ना कहकर अपन केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, आयन, जो कि दो तरीके के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज, एनायन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, ये आयन कुछ ही नहीं है, एटम ही है, बस एक ऐसा एटम जो कि चार्ज हो गया हो। कब होता है वो अभी बताऊंगा आगे के 2 पॉइंट्स में, लेकिन अभी तक के लिए समझो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ, इसको आप लिखो यहां पर ऐसे करके, इसको मैथमेटिकली भी आप लिखो यहाँ पे, कि मैथमेटिकली रूप में आप ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बराबर होती है दोनों की संख्या, किसमें, इन एन एटम, एक एटम में ये दोनों की संख्या कैसे होती है, बराबर होती है। इसलिए ही एक एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑब्वियस ही बात है, आप देखो ना, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या, उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज ही अगर बराबर हो गए तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, अरे यार +2 -2 क्या हो गए, 0 ना। तो इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो कैंसिल होकर के वो एटम को कैसा बनाए रखते हैं, एक न्यूट्रल बनाए रखते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं आने देते, उस पर उसका चार्ज 0 बनाए रखते हैं। यह है इसका मतलब, इसका मीन्स देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। किस इट का मतलब है एटम, एटम पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, यह है इसका मतलब। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, ये हट एग्जांपल से करते हैं। जैसे कि आप ले लिया, जैसे कि मान लो आप कुछ भी ले लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, हीलियम ले लो, हटाओ। तो हीलियम पर कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और 2 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों की संख्या बराबर हो गई, इसलिए हीलियम का जो एटम है वो अपने आप में कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आप ले लो सोडियम, ले लो, सोडियम में कितने होते हैं, 11 होता है इसका, 11 और इधर 23, इसके 2 इधर 4, ऐसा होता है। तो इसमें कैसे होता है, इसमें 11, तो इसमें 11 ही प्रोटॉन्स मौजूद होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए सोडियम का एटम, एटम बोल रहा हूं, एटम, इसलिए सोडियम का एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी कर देंगे तो अब इसी पर क्या आ जाएगा, कुछ चार्ज आ जाएगा, जो कि अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं। इसे नोट करिए, 1 2 3। हाँ तो नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि साहब, इफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट फ्रॉम एन एटम देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। क्या मतलब हुआ, यदि इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाएगा एक एटम से तो प्रोटॉन्स की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सर कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया लास्ट पॉइंट में कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह भी अपन ने जाना। तो अगर लेट्स से मेरे पास सोडियम एटम है, मेरे पास क्या है, एक सोडियम एटम है,
तो सोडियम एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई इसकी फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर ये हो गई इसकी सेकंड शेल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये हो गई इसकी थर्ड शेल जिसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसके ये तो हो गया अपने पास इसका न्यूक्लियस। अब सोडियम का नंबर होता है 11, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हो गए, इसमें प्रोटॉन्स हो गए सर 11, 11 प्रोटॉन्स हो गए इसमें। न्यूट्रॉन्स भी मौजूद है, वो लिख नहीं रहा मैं, अब देखो ध्यान से समझना ना। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ये अपने पास इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां तक आपको क्लियर है, 11 ही प्रोटॉन्स होंगे इसमें, इसमें 11 ही तो प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट फ्रॉम एन एटम, सपोज करो ये बाहर वाला, क्योंकि बाहर वाले पे ही अपनी औकात है, अंदर तो क्यों ही जंप करेंगे भाई, सबसे जो दूर रहेगा वो इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होएगा इस इलेक्ट्रॉन पर, वो सबसे लूज रहता है सबसे दूर वाले के, ऑब्वियस सी बात है। पॉजिटिव जैसे मैग्नेट लेते हैं अपन, पास लाएंगे तो फट से अटैच कर लेते हैं, दूर रखेंगे तो अपन कहीं पे भी ढीला ढूला, तो दूर वाले पे अपना बस चलता है। इसलिए अगर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, टेकन आउट कर लिया या इजेक्ट आउट कर दिया, कुछ भी बोल दो, बाहर निकाल दिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 10, केवल 10 ही बचे, जो कि कम है किससे, प्रोटॉन्स की संख्या से। अरे उनको थोड़ा ना कम कर सकते हैं, देखो प्रोटॉन्स की संख्या पे अपना बस नहीं, प्रोटॉन्स पे अपना बस नहीं चलता, क्योंकि वो पहले से ही बहुत अंदर बैठे होते, अपना बस इलेक्ट्रॉन्स तक ही चलता है, अपना जो बस है कंट्रोल है वो इलेक्ट्रॉन्स तक ही चलता है, जो कि बाहर घूम रहे होते हैं। इसका ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं इनकी तुलना में प्रोटॉन्स, इसलिए अपन को इजीली, अपन उसको जो है इजीली तो नहीं कहेंगे, यानी कि बेसिकली उन पे छेड़छाड़ कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं उनका, बस ये है बेसिक। तो देखो ये कम हो गए इलेक्ट्रॉन्स और ये बढ़ गए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सोडियम है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए आपके पास सोडियम जो है वो एक जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बन गया, जिसको ही अपन क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसने अक्वायर कर लिया। ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन निकाल देने की वजह से, सो द एटम अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एटम ने क्या अक्वायर कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, जिसे ही अपन कैटायन कहते हैं। केमिस्ट्री वगैरह में जनरली आपने ये वर्ड सुना होगा, एनायन कैटायन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इस ही प्रकार जो चीज अपन ने यहां पर की, ठीक इस ही प्रकार जो है क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड भी किया जा सकता है। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इसमें करा था टेकन आउट, इसमें कर रहे हैं एडेड। यदि ऐड करेंगे इन एन एटम, एक एटम में, तो क्या होगा, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ओहो ये तो गया हुआ है, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया था इसलिए प्रोटॉन्स की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। जैसे कि इसका भी एग्जांपल अगर अपन लेवे, तो लेट्स से अपन एग्जांपल लेते हैं अपने पास, किसका लेोगे हम, फ्लोरीन का ले लेते हैं ना, इसका ले लेते हैं, फ्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन तो क्या है, ज्यादा वो दूर पड़ जाता है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है, F9 होता है इसमें, यानी कि इसमें 9 ही तो प्रोटॉन्स होंगे और 9 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये रहा इसका न्यूक्लियस, येलो साहब इसमें 9 प्रोटॉन्स रख दिए, न्यूट्रॉन्स भी मौजूद है कुछ, वो फिक्स नहीं होती, वो वेरिएशन उनका चलता रहता है, कभी किसी में ज्यादा कम ऐसे कुछ करके, तो इसलिए मैं उनको लिख नहीं रहा, या अपन को काम ही जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर उनको लिख करके क्या मतलब, ऐसे समझो। तो इसको अपन को 9 बनाने, अब देखो है ना, कितने ही इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इन 9 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब क्या बोल रहा है कि ऐड करा दिया जाए, तो एक अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से मौजूदा एक इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें ऐड करा दे, यहां पर इस जगह मेल दे, अगर अपन इस जगह इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करा दे किसी तरीके से, एक्सटर्नली अपन ऐड करा दे, तो अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब इससे इसमें क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 10,
जो कि ज्यादा होगी किनकी संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से। गिन लो, देखो ऐड कराया वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन से, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया, जिसकी संख्या ज्यादा है वैसा ही चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इसे ही आप केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हो, साइंस की भाषा में एनायन कहते हैं। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी बेसिकली। इसमें इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स के ही ट्रांजैक्शन से, ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन्स की ही हेरा फेरी से जो है चार्ज अक्वायर होते हैं किसी भी वस्तु में। अपन ने जो है लास्ट सेशन में लेक्चर 1 और 2 में अपन ने, 1 में तो नहीं शायद सेकंड में अपन ने ये देखा था कि प्लास्टिक की रॉड ली थी, उसमें सिल्क क्लॉथ अपन ने रब किया था, तो उसमें चार्ज अक्वायर हुआ था। तो वो उनके पीछे क्या राज था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ही हेराफेरी हो रही थी, ट्रांसफर हो रहा था, जिसकी वजह से वो मटेरियल्स जो है चार्ज अक्वायर कर ले रहे थे। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से समझाना चाहा है। ठीक है, तो बस यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं यूं ही किसी मतलब लेक्चर नंबर 4 में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।